गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 21 सितंबर है, तो हम लोग डीएनए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखेंगे दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू और इन कौन कौन से टॉपिक को शामिल किया गया, साथ ही निबंध के कौन से टॉपिक्स शामिल हो सकते हैं, ताकि आप लोग अगर यूपीएससी दे रहे हैं, साथ ही पीसीएस में हम बात करते हैं बीपीएससी की, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आरएएस राजस्थान पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, आपको उत्तराखंड पीसीएस, सभी पीसीएसओ में जो आप लोग एग्जाम दे रहे हैं उसमें करेंट अफेयर्स को लेकर जो भी क्यूरी हो रही, जो भी समस्या है, उसके समाधान के लिए निरंतर हम प्रयासरत हैं। लगातार चीज़ों को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का डिस्कशन टॉपिक कौन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, जिसमें फैक्ट चेक यूनिट को बताया असंवैधानिक बम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। तो यह फैक्ट चेक यूनिट क्या है, चर्चा में क्यों है? तो सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2023 चर्चा में है। इससे संबंधित चीज़ों को असंवैधानिक घोषित किया गया। आईटी नियम 2023 को संवैधानिकता की स्थिति क्या है उसको हम चेक देखेंगे। साथ ही साथ आईटी अधिनियम अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम जो 2023 की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कैसे प्रभाव डालता था, इन सभी तथ्यों की जांच करेंगे और इस असंवैधानिक स्थिति की भी चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए। पीटी मेंस इंटरव्यू स्तर पर तृतीय स्वदेशी परमाणु रिएक्टर ऊर्जा उत्पादन की तैयारी की बात की गई है। तैयार हो चुका है, ऊर्जा उत्पादन करने लगा है। तो इससे संबंधित परमाणु ऊर्जा क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। परमाणु में ऊर्जा संयंत्र, जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र और उसके स्तर अर्थात लोकेशन कहाँ कहाँ है, कहाँ पर स्थापित किया जा चुका है, इस पर चर्चा करेंगे। परमाणु ऊर्जा का महत्व क्या है, परमाणु ऊर्जा और भारत की स्थिति क्या है, इस संदर्भ में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के चरण भारत में क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम चरण और उससे संबंधित चुनौतियां क्या है उस पर चर्चा करेंगे, और उद्देश्य क्या रहे हैं हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विभिन्न चरणों का, उस पर एक नज़र डालते हुए विश्व में परमाणु ऊर्जा इस समय क्या स्थिति है, स्टेटस रिपोर्ट क्या है, उस पर हम सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो हम बात कर लेंगे पीटी पर भी, मेंस के स्तर पर भी और इंटरव्यू के स्तर पर भी। तो तीनों फैक्ट को एक साथ कवर करने का प्रयास करेगा। युक्ति आयुष आपको इसी प्रकार के मटेरियल को उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, ताकि एक बार पढ़िए, समाधान उसका हमेशा के लिए निकाल लीजिए। चलिए दूसरे टॉपिक पर आते हैं, देखते हैं। दूसरा, वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन आपको आयोजित किया गया है, तो इससे संबंधित पीटी फैक्ट को देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे इसरो इस साल के आखिर तक लॉन्च करेगा गगनयान, तो गगनयान से संबंधित पीटी फैक्ट हम देख लेंगे। साथ ही देखेंगे चित्तौड़गढ़ के गांव में पाषाण युग की शैल चित्रकारी मिली है। और आपको जनवरी 2000 आपको याद होगा, जनवरी 2024 में आपको गुजरात के वडनगर में भी आपको मानव बस्तियां प्राप्त हुई थी, उसके अभिलेख प्राप्त हुए थे। तो लगातार इस साल आपको हिस्ट्री से संबंधित अपडेट आए हैं, तो इसको नजर रखना है। साथ ही देखेंगे श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत, इससे संबंधित चुनौतियां क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही देखेंगे क्वाड में भारत को अगुवा के रूप में देखता है अमेरिका। हालांकि मैंने, आपको याद होगा, पिछले वर्ष जब क्वाड की बैठक हुई थी तो मैंने इस शब्द का आपको प्रयोग किया था, जिसमें चर्चा की गई थी कि जो क्वाड की स्थिति में हिंद और प्रशांत महासागर में अगर किसी की वस्तु स्थिति बेहतर होगी वो भारत की होगी। तो देखिए इसी में बात आपको अमेरिका भी बोल रहा है उसी संदर्भ में, तो उसकी संदर्भता की बात करेंगे, उससे संबंधित कुछ टॉपिक को देखेंगे, ताकि यह क्यों ऐसा क्वाड में ऐसी स्थिति भारत की है जहां पर आपको महत्वपूर्ण भूमिका या अगुवा के तौर पर भारत को देखता है। इसी के साथ मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ संपादकीय में देखेंगे मजबूत होती भारत अमेरिकी मैत्री अर्थात संबंध को हम एक नज़र संपादकीय के नज़र से देखेंगे। तो इतने महत्वपूर्ण टॉपिक को समय गवाइएगा नहीं, लगातार चीज़ों पर बने रहिएगा, अंतिम समय तक प्रयास करिएगा। देखिए बीपीएससी में अभी हाल ही में आपको सीटों की संख्या आपको 1600 प्लस दी गई है। तो आपको क्या करना, लगातार प्रयास करना, लगातार प्रयास से ही सफलता मिलती है। एक्टिव मोड होकर काम करना। शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट की कोई है नहीं, ठीक है ना, जो आपको या कोई ऐसी बूटी नहीं है जिसको पिलाकर आप लोगों का सिलेक्शन ले दिया जाए। जब तक अपने बेस को मजबूत नहीं कीजिएगा, मकान आप नहीं बना पाइएगा। सीधा सा अर्थ जानिए, आप पीटी क्रैक कर लीजिएगा, मेंस आपका कहीं ना कहीं फंस जाएगा। मेंस क्रैक करिएगा तो इंटरव्यू कहीं ना कहीं फंस जाएगा। रीजन उसके पीछे तीनों स्तर पर तैयारियां नवीन तकनीकों के साथ होती है। तकनीकों ऐसा नहीं कि पीटी की चीज़ें आपको जो पीटी में करिएगा वो मेंस में 100% यूजफुल हो जाएगा। आपको पीटी के स्तर की तैयारी अलग तरीके से, मेंस की तैयारी अलग तरीके से और इंटरव्यू की तैयारी अलग तरीके से होती है।
सभी एक दूसरे से सहयोग जरूर कर सकते हैं उसके कंटेंट पर, आपकी तकनीक अलग अलग होगी। और युक्ति आईएएस आपको यही प्रोवाइड कराता है कि आपको क्या करना है, एक टॉपिक को उसके बृहद पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट तीनों टॉपिक को एक साथ कवर कीजिए ताकि समय बचा सके और इस तकनीक का प्रयोग कर सके आप। चलिए इसी प्रयास में आगे हम लोग हैं, देखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, युक्ति है इसको सपोर्ट कीजिएगा। विभिन्न प्लेटफॉर्म पर हम हैं, तो आपको जहां भी संबंधित है एमसीक्यू आप में ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जो लगातार चल रहा है। 50 क्वेश्चन डेली आप लोगों को कराए जा रहे हैं, उसका प्रैक्टिस किया जा सकता है। हिंदी बाईलैंग्वेज दिया जाता है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। अग्नि सीरीज आपको ध्यान रखिएगा, इसमें बात की जा रही है पंचतत्व में, जिसमें हम अग्नि सीरीज मेंस के लिए बात करते हैं, जल आंसर राइटिंग प्रोग्राम के लिए, भूमि प्रीलिम्स के लिए, आकाश इंटरव्यू के लिए और करंट अफेयर्स जो वायु के रूप में है। तो इन सारे संदर्भों को अच्छे तरीके से आप लोग देख के समझ सकते हैं। यूटीआई से बारकोड का आप लोग को शेयर किया है, जिसमें यूटीआई के सभी लिंक से आप जुड़ सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से। अगर बात करें टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल, टेलीग्राम एमसीक्यू चैनल, और उसके बाद आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी से आप जुड़ सकते हैं। इस बार कोड को स्कैन कर से, गूगल स्कैनर से आप स्कैन कर लीजिएगा और जहां भी आप हैं वहां से हमें जुड़ सकते हैं। चलिए न्यूज पर आते हैं। देखिए, बम्बे हाई कोर्ट ने फैक्ट चेक यूनिट को बताया असंवैधानिक। रीजन उसके पीछे कुछ बातें तर्क लगातार चल रही थी। सोशल मीडिया के जरिए आपको इन संशोधनों के जरिए केंद्र सरकार इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने कामकाज के बारे में फर्जी और भ्रामक सूचना की पहचान करने, उन्हें खारिज करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी थी। जो आपको संशोधन जो आईटी एक्ट था 2023 याद रखिएगा, उसमें यह प्रावधान आपको किए गए थे, जिसमें बात की गई थी कि देश में अगर कोई भ्रामक शब्द है, भ्रामक प्रचार है, या हम कहें फर्जी मामले हैं, अगर इसको क्या कर रहा है मीडिया दोनों प्रकार के मीडिया, ध्यान रखिएगा, प्रिंट मीडिया भी, और आपको प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। इन दोनों मीडिया की हम बात कर लें, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की बात कर लें, तो इन दोनों को क्या किया गया था, इस एक्ट के माध्यम से कुछ फैक्ट क्या किया गया था, फैक्ट यूनिट बनाया गया था फैक्ट चेक करने के लिए। जैसे आप है ना, फैक्ट चेक करने के लिए एक यूनिट बनाई गई थी, जिसके माध्यम से क्या किया गया था, फैक्ट यूनिट के माध्यम से, कि इन सारे प्रक्रियाओं को वो जांच करता। अगर ये फैक्ट यूनिट जो यूनिट बनाई गई थी, फैक्ट चेक यूनिट, अगर ये सही पाती तो मामले की सुनवाई, आपको ध्यान रखिएगा, दोनों मामलों में आपको इन मीडिया कर्मियों को होता था। तो यहाँ से क्या होता था कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रश्न होता था, अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो मैं आगे बात करूंगा अभिव्यक्ति की आज़ादी का संदर्भ क्या होना चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पर आते हैं, देखते हैं। जस्टिस चंद्रकर जो बम्बे हाई कोर्ट में कल क्या किए, नियमों को, असंवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया। ये नियम संविधान के अनुच्छेद 14, तो ध्यान रखिए कौन कौन सा अनुच्छेद 14 याद रखना, अनुच्छेद 19 और 19A का उल्लंघन करता है। 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 यह कहता है कि समानता का अधिकार होगा, हमें समानता का अधिकार होगा, किसी प्रकार से अधिकार जो दिए गए हैं उस पर प्रतिबंध लगाने की बात की थी। हालांकि देखिए, संविधान में युक्ति युक्त प्रतिबंध की बात की गई है। प्रतिबंध ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट ये समानता का अधिकार देता है। और युक्ति युक्त प्रतिबंध की बात किस रूप में है, आपको सामाजिक न्याय के संदर्भ में प्लस आर्थिक न्याय के संदर्भ में आपको चीजें देखने को मिलती है। सामाजिक शैक्षणिक स्तर पर अगर कोई है तो आर्थिक, तीन स्तरों पर आपको चीजों को देखने को मिलेगी। अब है कि आर्टिकल 19 की बात करता है। आर्टिकल 19 क्या है, स्वतंत्रता बोलने, अभिव्यक्ति, भाषण या भाषण प्लस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है। तो इसके संदर्भ समझिएगा, ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, यहाँ भी युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जाता है। युक्ति युक्त प्रतिबंध हमारे संविधान में लगाया है, जहाँ पर हम देश की एकता अखंडता की बात करते हैं, संप्रभुता की बात करते हैं, शांति सौहार्द की बात करते हैं, शांति प्लस सौहार्द की याद रखिएगा। फिर आपको जन कल्याण, आपको जन साधारण की भावना को ठेस न पहुंचे, ऐसी अगर कोई प्रक्रिया उल्लंघन हो रही है तो हम युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। 14 आर्टिकल एब्सोल्यूट आर्टिकल नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। पर इसके संदर्भ, आपको मौलिक अधिकार के संदर्भ में जब बात की जाती है ना, तो यह व्यक्ति के विकास की बात की जाती है, व्यक्ति के विकास की बात की जाती है। इसके पीछे जितने भी युक्ति प्रतिबंध की बात हो रही है उसमें व्यक्ति के संदर्भ में ही बात होगी। अब नियमों को नकली, झूठा या भ्रामक शब्द किसी परिभाषा के अभाव में अस्पष्ट और गलत है। बात यहाँ एक्चुअली मामला क्या फंस गया, जो आईटी एक्ट 2023 किया गया था संशोधन, उसमें फैक्ट चेक जो यूनिट बैठाई गई थी, उसके लिए जो शब्द दिए गए थे, नकली, झूठी और भ्रामक, वो शब्द 3 शब्द तो दे दिए गए, पर यह इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना भूल गया, ये नकली क्या होगा।
अर्थात यह है क्या, ये कोई नहीं बताया। भ्रामक क्या है, यह कोई नहीं बताया। अर्थात भ्रामक शब्द है क्या, भ्रामक प्रक्रिया है क्या, यह कोई बताया नहीं आईटी एक्ट में। या झूठा झूठा का मामला अगर हो रहा है तो ये झूठा मामला हो क्या सकता है, अर्थात इसकी वस्तु स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया था। इस संदर्भ को समझने का प्रयास किए। साथ ही इस साल शुरुआत में जस्टिस गौतम पटेल और नीला जो गोखले खंडपीठ इन नियमों को लेकर अलग अलग निर्णय दिए। इसके बाद ट्राई ब्रेक जज जस्टिस चंदूकर के पास आया, जो ट्राई ब्रेकर जज हैं उनको माना जाता है। उन्होंने आर्टिकल जो 21 है का उल्लंघन करते हुए अनुपात के परीक्षण की संतुष्टि नहीं करते ऐसी बात की है, जिसमें हम बात करते हैं केंद्र सरकार पिछले अप्रैल में संबोधित नकली, झूठी, भ्रामक ऑनलाइन सामग्री तथ्य जांच के लिए फैक्ट चेक यूनिट बनाने के फैसला लिया था। इसके तहत एक्स पर अर्थात ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म संशोधित नियमों के आधार पर फैक्ट चेक यूनिट द्वारा प्लेटफॉर्म के सामग्री पहचान के लिए हटाना या अस्वीकार जोड़ना शामिल था। अब यह मामला है, देखिए कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं दो तरफी के नज़रिए से बात करूंगा, एक सरकार के नज़रिए से और सरकार के नज़रिए से या प्रशासन के नज़रिए से हम बात करेंगे, और दूसरा न्यायपालिका, न्यायिक व्यक्ति, न्यायिक पालिका के नज़रिए से। आपको प्रथम दृष्टिया यह लगता है ना, प्रथम दृष्टिया ये लग रहा है कि जो न्यायालय के निर्णय आए हैं वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ऐसा लग रहा है। पर ध्यान रखिएगा, सही लग रहा है। जो भी आर्टिकल 14 की बात कर रहा है, 19 की बात कर रहा है, 21 की बात कर रहा है, आर्टिकल 19A की बात कर रहा है संविधान में, सुप्रीम हाई कोर्ट आपकी बात कर रहा है, वो लगता है बिल्कुल व्यक्ति सही है, बहुत अच्छा निर्णय आया। पर इससे वस्तुतः क्या इशू होगा समझिए, वस्तुतः क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, प्रभाव हो सकते हैं, उसको समझने की आवश्यकता है। सरकार के पास अपने तंत्र को चलाने के लिए, शासन को चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए आपको कुछ युक्ति युक्त शक्तियां प्रदान होती हैं, यह प्रदान की जाती है। इसके लिए वो चाहता है कि सरकार है ना, सरकार जो चल रहा है या प्रशासन जो चल रहा है बाधा मुक्त हो। उसके पीछे का कारण यह होता है कि हम लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को क्या करें, स्पष्ट कर सके या उसकी पूर्ति कर सके, हम पूर्ति कर सके। और यह केवल भारत की बात नहीं हो रही है, जितने भी सरकार है विश्व की, सबकी सरकारों के बेसिक नीड्स के पीछे अगर कोई शक्ति दी गई है, उसके पीछे का बेसिक स्ट्रक्चर जो माना जाएगा वो कल्याणकारी राज्य की धारणा को संदर्भित करना है। और मैंने आपको बताया था कल्याणकारी राज्य की धारणा क्या है, लोगों के हितों के लिए काम करना, लोगों के हितों के सर्वोच्च हितों को पूर्ति करना, उसकी सेवा आपूर्ति कराने का मूल मकसद होता है। अब प्रशासन के पास अगर ये युक्तियुक्त प्रबंधन नहीं होगा तो लोग क्या होंगे, लोग अनियंत्रित व्यवहार करेंगे, सरकार के प्रति क्या करेंगे, हमेशा नेगेटिव बातें करेंगे। देखिए पॉजिटिव बातें कितने लोग करते सोच के देखिएगा। अगर आप समझ सकते हैं जब चुनाव हो रहे थे उस समय देखिए आपकी राय बिल्कुल सही हो सकती है, राय गलत और सही हो सकती है, पर इसके लिए प्रोपेगेंडा चलाना, सरकार के विरुद्ध सरकार शासन प्रशासन चलाना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं या आप भी इसे महसूस करते होंगे 2014 से पहले रेल प्रशासन, ठीक है ना, रेल प्रशासन में बहुत सी कमियां थी जो सुधार योग्य हैं, सुधार किए जा रहे हैं और किए जाने चाहिए। इसमें बहुत सी कमियां भी आपको दिख रही होगी, कमियां भी है तो उसको सुधार की प्रक्रिया में हम ला सकते हैं। पर एक स्वच्छता को लेकर जो समस्या थी। दूसरा आपको ट्रेन की स्थिति की बात करें, ऐसा उसकी स्पीड की हम बात करें, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, या उसके मेंटेनेंस की बात करें, या नए ट्रेनों के परिचालन की हम बात करें, इन स्तरों पर आपको समस्या 2014 से पहले आंखों से दिखता होगा। यह फिर भी कितने लोग ऐसे हैं देश के जो इसको सपोर्ट करते हैं, नहीं तो आपको देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल में वंदे भारत चल रहा है ट्रेन, उसके पटरियों पर असामाजिक तत्वों के द्वारा क्या किया जा रहा है, कभी रड रख दिया जा रहा है, कभी उसे पत्थर रख दिया जा रहा है, कभी कुछ रख दिया, उसके क्लिप को खोल दिया जा रहा है ताकि ये ट्रेन हादसा से हो जाए और क्या हो कि सरकार की छवि खराब हो। तो सोच के देख सकते हैं कि अगर इस प्रकार के तत्वों को रोकने के लिए सरकार के पास कोई युक्तियुक्त प्रतिबंध नहीं होगा तो वो कैसे विकास जो हितकारी है, लोक कल्याणकारी के कॉन्सेप्ट को पूरा करना, वो पूरा कर पाएगा। इसी प्रकार से जब किसी प्रकार के प्रशासन में जब अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं ना,
तो दो संदर्भ समझिएगा, जब भी अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात होगी, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात होगी, तो यहाँ पर मौलिक अधिकार के साथ कर्तव्य की भी चर्चा होनी चाहिए, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। जैसे मौलिक अधिकार आपके आर्टिकल 14, 19, 21 की बात कर रहा है, वैसे ही मौलिक कर्तव्य आपको बात होनी चाहिए, जो 51 एक के तहत आपके है ना चर्चा, इसमें मौलिक कर्तव्य की बात करता है। तो ध्यान रखिएगा, जब मौलिक कर्तव्य जब आप निर्दिष्ट कर देंगे तो आप एक समग्र समग्र राजतंत्र को जन्म देंगे, जहां पर सभी का शासन क्या होगा, आपको व्यक्ति विशेष के साथ चलेगा, जहां पर प्रत्येक व्यक्ति यह सोचेगा यह राष्ट्र के निर्माण की बात हो रही है, राष्ट्र के निर्माण की बात हो रही है, राष्ट्र कल विकास की बात हो रही है। तो ऐसी धारणा जब आपके अंदर आएगा तो आप इस प्रकार के एक्ट जो आते हैं उसको संशोधन करिए, असंवैधानिक घोषित कीजिए, कोई इशू नहीं है। पर ये जब तक हमारे देश में इस धारणा के मौलिक कर्तव्य की भावना हमारे प्रत्येक नागरिक में नहीं होगी, आप इस प्रकार के संशोधनों के संदर्भ में जो शासन प्रशासन केवल इस मंशा से लाया था कि यहां पर क्या होगा कि हम इसके इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं उनको रोका जा सके, हम सेवाओं की आपूर्ति तीव्र कर सके, हम न्यायालयीय बाधियों में प्रशासन को लेकर न जाएं, इस प्रकार की चीज़ों को लेकर। पर वर्तमान जो फैसले आए हैं, मैं इसके संदर्भ में इसकी युक्तियुक्त विखंडन और भी कर सकता, पर आने वाले समय में देखिएगा सरकार इसके विरुद्ध जाकर कार्य करेगी। रीजन उसके पीछे है कि शक्ति संतुलन, सत्ता का अभ्यास यहाँ कायम कर रहा है। यहाँ पर न्यायपालिका प्लस विधायिका की शक्तियों की स्थिति की बात हो रही है कि कौन सर्व शक्ति है। अब केवल इस संदर्भ में जब विधायिका यह एक्ट लाकर यही बस मंशा स्पष्ट कर रही थी कि हमको प्रशासन चलाने में उन लोगों को टारगेट करना है जो असामाजिक है। हाँ, आप जरूर यह बोल सकते थे फर्जी और भ्रामक को क्या करना है, भ्रामक शब्दों को पहचान करवाइए, उसके लिए कुछ नियम लाइए, उसके लिए शर्तें बनाइए, ये बेहतर संवैधानिक संशोधन निर्णय हो सकते थे। पर यहाँ पर डायरेक्ट यह असंवैधानिक घोषित कर देना कहीं नहीं कहीं मुझे भी लगता है कि यह जल्दबाजी है सरकार के द्वारा। यह वर्तमान सरकार की बात नहीं हो रही है कि वर्तमान सरकार ने ऐसा लाया तो इसके लिए हम इस प्रकार से बातें कर ले। ये आने वाली सरकारों के लिए भी ये चीज़ें आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि आपको वैसे कंडीशन देने होंगे जिसके आधार पर वो शासन को निर्भीक होकर, किसी बाधा मुक्त होकर, किसी प्रकार का बाधा उसके सामने ना खड़ा हो, वो शासन प्रशासन का मूल जो लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा जिसमें सेवा की आपूर्ति तीव्र कर सके, वो इनपुट उसको आउटपुट के तौर पर देने की आवश्यकता होगी। यही मूल मकसद इसका रहेगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। आईटी एक्ट की बात करें तो ध्यान रखिएगा, आईटी एक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 6 अप्रैल 2023 को आपको जो 2023 संशोधन किया गया, वो 2000 जो एक्ट बने थे आईटी एक्ट, उसके स्थान पर संशोधन किया गया था। इसके लिए ध्यान रखिएगा, तथ्य जांच इकाई जो फैक्ट चेक यूनिट थी उसके लिए संबंधित आपको झूठी जानकारी की पहचान की अनुमति देते थे। इसके अतिरिक्त जो बातें मैं अभी कहा वही सब बातें यहाँ लिखी गई है, जो ऑनलाइन टिप्पणी है, समाचार रिपोर्ट्स विचारों की जांच करना, ऑनलाइन तथ्यों मदस्तों की जांच करना, सेंसर की बात करना। अब क्यों नहीं यह होगा सोच के देखिएगा, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इसके फैक्ट को समझने के लिए आप सीधा सा, ऐसा नहीं कि न्यायालय के सभी तथ्य जो आते हैं सही आते हैं, उसकी यथा स्थिति को समझने की आवश्यकता है। अब मान लीजिए आपको अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव, उसके दो प्रतिद्वंदी महत्वपूर्ण है, ट्रंप और आपको जो भारत की एक है, क्या नाम उनका, ट्रंप और कमला हैरिस, ठीक है ना, हैरिस याद रखिएगा, दो लोग हैं। तो ये दोनों लोगों के संदर्भ में इस अमेरिकी चुनाव में हुआ क्या है कि एक जो अभी हम एआई प्रयोग कर रहे हैं उसके माध्यम से इनको दोनों को शादी करा दिया जाता है, कपल बना दिया जाता है, उनके बच्चे पैदा कर दिए जाते हैं और अमेरिकी लोकतंत्र है उसका भद्दा मजाक किया जाता है। तो मुझे यह बताइए, क्या अमेरिका के शासन प्रशासन को यह शक्ति नहीं होनी चाहिए कि जो ये लोग कर रहा है एआई का प्रयोग करके ऐसे व्यक्तियों की व्यक्तिगत छवि को प्रभावित कर रहा है, सामाजिक छवि को प्रभावित कर रहा है, तो उसको दंड देने का प्रावधान होना चाहिए। तो ये तथ्य और फैक्ट कैसे चेक किया जाएगा? जब तक आप इस प्रकार के फैक्ट और यूनिट जैसी यूनिट को स्थापित नहीं कीजिएगा तो कैसे इसको, इस व्यक्ति जो अघृणित कार्य कर रहा है, किसी के पहचान को प्रभावित कर रहा है, इस तरीके से उसके बच्चे, उसके परिवार, उसके सामाजिक जो दायित्व है वो प्रभावित होगा। तो उसके लिए हमें ऐसे तंत्र विकसित होने चाहिए, मेरा भी यही मानना है। भारत में भी ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा।
पक्ष के पार्टियों का, विपक्ष के पार्टियों का आपको यूट्यूब, आपको फेसबुक पर ऐसे ऐसे भ्रामक तथ्य दिए जाएंगे, आंकड़े दिए जाएंगे, शीर्षक दिए जाएंगे, थंबनेल दिए जाएंगे, जिसके माध्यम से आपको, जनता को भ्रमित किया जाता है। तो इसके लिए कोई तो व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसके लिए हम ये व्यवस्था किए थे। हाँ, हम मान सकते हैं कि इसमें कुछ सुधार जरूर किया जा सकता था, और जो न्यायालय को इसी संदर्भ में न्याय देना चाहिए था। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, देखिएगा सुप्रीम कोर्ट इसी संदर्भ में बातें करेगी। जो मैं बोल रहा हूं, जिस संदर्भ में बातें स्पष्ट किया, उसी संदर्भ में उसकी बातें आएंगी, संशोधन की बात कर सकता है। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करेंगे। अब अनुमति देता था, हेस्टिंग कंपनियों द्वारा सेंसरशिप की अनुमति देता था, ये सब चीजें होती थी जो सुधार के लिए विकल्प के तौर पर। आईटी अधिनियम की संवैधानिकता की बात करें तो ध्यान रखिएगा 2023 का अधिनियम 2020 का जो एक्ट था, उसके धारा 79 के तहत बनाई गई थी, जो संशोधन की गई थी। इसके तहत श्रेया सिंगल निर्णय, जो सर्वोच्च न्यायालय में के अनुसार मध्यस्थ केवल तभी कार्रवाई कर सकते जब उन्हें न्यायालय के आदेश से वास्तविक जानकारी हो या उचित सरकार द्वारा गैर कानूनी कृत्यों के बारे में सूचित किया जाए। दो स्थिति को स्पष्ट किया गया था फैक्ट चेक यूनिट के लिए। तो ध्यान रखिए, इसके लिए हम ये प्रावधान कर सकते थे, या हम क्या कर सकते थे, संशोधन और भी बेहतर कर सकते थे, जिसके माध्यम से इस फैक्ट चेक यूनिट के लिए हम प्रतिबद्धता व्यक्त कर सकते, प्रतिबद्ध स्थिति को ला सकते थे। तो ऐसा करना ज्यादा हम संविधानवाद इसे मान सकते थे, न कि वर्तमान में ज्यादा इसे असंवैधानिक घोषित कर देना। इसी संदर्भ में हम चीजों को समझेंगे। आईटी एक्ट 2023 स्थापित प्रतिबंधों से परे है। इसमें फर्जी, झूठी या भ्रामक जानकारी की कोई परिभाषा नहीं है, जिसको मुझे लगता है इसको परिभाषित करने की आवश्यकता थी। ठीक है ना? उसके बाद नियमों का स्पष्टता का अभाव था, सेंसरशिप असंवैधानिक शक्ति पैदा करता था, ये स्थिति आपको देती। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रभाव, तो मैंने आपको अभी भी बात किया। फर्जी जानकारी क्या है? फर्जी जानकारी अर्थात फर्जी और भ्रामक झूठी जानकारी क्या है? तथ्य जो फैक्ट चेक यूनिट है वो योग्यता और सुनवाई की प्रक्रिया कैसे निर्धारित करेगा, ये नहीं था। तो यही आपको सुधार करने की आवश्यकता थी। और देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा, सरकार तो जाएगी ही ना, तो यह प्रक्रिया आपको लगातार देखने को मिली। इसी तरीके से बात हो रही थी, विवेकाधीन शक्तियां पैदा कर देती थी आपको। किसको? यह जो फैक्ट चेक यूनिट है उसको विवेकाधीन शक्तियां, अब वही तय करेगा कि झूठी और भ्रामक फर्जी आपको तथ्य क्या है, उसके लिए प्रक्रिया कैसे अपनाएगी। जो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता था यह विवेकाधीन शक्तियां उसको अतिशयोक्ति की ओर लेकर जाता, तो इसमें संशोधन करने की आवश्यकता थी। प्रेस ब्यूरो, सूचना ब्यूरो, मौजूदा इकाई क्षमता कमी की आलोचना की गई। आईटी एक्ट अधिनियम 2023 में से अक्षमता के खिलाफ सुरक्षा के प्रावधान नहीं करते हैं, जिसके कारण और भी सिचुएशन बिगड़ जाता है। देखिए, तीन आपको एक एडिट्स गिल्ड और डिजीपब और इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी द्वारा इसकी आलोचना की गई थी। आलोचना इसी संदर्भ में की गई थी कि फर्जी और झूठा भ्रामक जानकारी नहीं है, योग्यता और सुनवाई की प्रक्रिया क्या होगी। अब यह ध्यान रखिएगा, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं, इसे अच्छे से समझिएगा आप लोग। किसी की आलोचना हमारे लिए स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। हम मेन मकसद, जो लोकतंत्र का जो मेन मकसद है, उसकी प्रक्रिया को कैसे जनता तक पहुंचाते, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? इसे समझिएगा। आईटी अधिनियम 2023 के अधिनियम पर सार्थक परामर्श का अभाव का चिंता देखने को मिला। अपनी शक्तियों का विस्तार कर हर साल आईटी नियम संशोधन करती है, ये सब बात होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे जरूर देखिएगा। तीसरा, स्वदेशी परमाणु रिएक्टर ऊर्जा उत्पादन कोड गया, जहां पर 8180 मेगावाट क्षमता वाले 24 रिएक्टर संचालन कर रहा है। कौन कर रहा है? NPCIL, अर्थात हम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते हैं, भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड कर रहा है, उसके द्वारा। तो यह फैक्ट याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। अभी कितने रिएक्टर संचालित है? तो आपको 24। कितनी मेगा क्षमता आपके पास है? 8180 मेगावाट है। अब 6800 मेगावाट क्षमता की वाली 8 इकाइयाँ निर्माणाधीन है, परमाणु ऊर्जा लिमिटेड की ओर से अब आंकड़े दिए गए। अगर दोनों हो जाता है तो ध्यान रखिएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा टोटल, तो आपको इतना हो जाएगा। ठीक ना? लगभग 1400 मेगावाट की क्षमता आपको प्राप्त हो जाएगी जिस दिन यह 6800 और ऐड हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, गुजरात के काकरापारा, इससे पहले आपको ध्यान रखिएगा जल्दी वाणिज्यिक जो संशोधन के उत्पादन की बात कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। रावत भाटा जो परियोजना था, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना तहत निर्मित होने वाला प्रेशराइज्ड हेवी जो रिएक्टर था, उसके तहत नई श्रृंखला पहला रिएक्टर पहले गुजरात का काकरापारा 700 मेगावाट के रिएक्टर वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर चुका है। और रावत भाटा जो स्थित परमाणु ऊर्जा से रिएक्टर है, यूनिट 7 19 सितंबर को आपको चालू हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करें,
नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया जो है शुरुआत की गई। अब इसके अलावा परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड देश कहा कि देश में 700 मेगावाट क्षमता वाले 16 स्वदेशी परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जा रहे हैं। तो यह कहीं आपको पीटी फैक्ट याद है, कितने स्वदेशी परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जा रहे हैं, तो 16 याद रखना है। अब यूनिट 7 इस दिशा में तीसरा रिएक्टर होगा। तो इसी तरह से भारत में परमाणु ऊर्जा क्षमता की बात कर रहा है 24 रिएक्टर के साथ 8 इकाइयाँ जो मेगावाट के लिए 8 इकाइयाँ निर्माणाधीन। इसके अतिरिक्त 700 मेगावाट कुल क्षमता वाले 10 रिएक्टर और रिएक्टर पूर्ण परियोजना के चरण में है, जो 31-32 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। तो ये आंकड़े फैक्ट दे रहे हैं, कुछ बातों को ध्यान में रखिएगा। भारत के पास एक अति महत्वाकांक्षी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, जिसे 2024 तक यह 14.6 गीगावाट, मैंने अभी जो आपको आंकड़े जोड़ाया ना, तो 8 हुआ ना, तो ये थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, लगभग अप्रोक्स आपको 1400 गीगावाट की बात कर रहा है, बिजली उत्पादन करेगा। वर्ष 2032 तक यह बिजली उत्पादन की क्षमता 63 गीगावाट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या होगा, तो आपको यह बदलते हुए परिवेश की बात होगी। भारत का लक्ष्य है वर्ष 2025 तक वर्ष 2050 तक 25% देश की 25% ऊर्जा उत्पादन परमाणु ऊर्जा से करना। जो भी उत्पादन का तंत्र है भारत के पास, उसमें कुल जो परमाणु ऊर्जा से 25% करने का लक्ष्य रखा गया। तो इसे पीटी फैक्ट के तौर पर याद रखिएगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ताप विद्युत से हम लोग कितना अभी बिजली प्राप्त कर रहे हैं, सौर ऊर्जा से कितना प्राप्त कर रहे हैं, पवन ऊर्जा से कितना प्राप्त कर रहे हैं। चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसका अतिरिक्त ध्यान रखिएगा कि परमाणु ऊर्जा होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा परमाणु ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा के तौर पर भी इसे जानते हैं। यह क्या करता है, परमाणु के केंद्र में जो कण होते हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है, उसके साथ हम परमाणु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जोड़कर रखने वाली ऊर्जा को ही परमाणु ऊर्जा कहते हैं, अर्थात न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। अगर इसके अतिरिक्त हम बात करें न्यूक्लियर प्लांट हमारे देश में कहाँ है, तो यह मैप जरूर देख लीजिएगा आप लोग, पीडीएफ में आप लोग उपलब्ध कराया गया, सभी जगह आपको दिया गया है कितना मेगावाट क्षमता आपको दिया गया। हम हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सभी जगह, फिर वेस्ट बंगाल, तो आपको ध्यान रखना इन सारे जगह आपको सारे उसके मेगावाट उपलब्ध कराया गया। और ये आपको न्यूक्लियर जो NPCLI है उसके माध्यम से आपको उपलब्ध कराया गया है मैप। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट से है, तो इसे अच्छे से याद कर लेना, देख लेना, बहुत कंटेंट है, पीटी फैक्ट है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब हर जगह से आप निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, किस राज्य में सबसे कम है, आपको दिया गया। कुछ की नोट्स इधर दिया गया कैपेसिटी के माध्यम से, एक बार क्या करना, पीडीएफ को जूम आउट करके इसे अच्छे से देख लेना है। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ों को ध्यान रखना आप लोग को, परमाणु ऊर्जा का महत्व क्या है, इसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। इसकी प्रक्रिया 2 चरण होते हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि सूर्य में जो आपको प्रकाश आता है उसके केंद्र में कौन सा प्रक्रिया होता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना। ये सब बहुत ईजी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे, नाभिकीय विखंडन होता है या नाभिकीय संलयन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नाभिकीय संलयन छोटे छोटे परमाणु को जोड़ने से एक बड़े अणु का निर्माण होता है। तो छोटे छोटे परमाणु क्या करेगा, एक बड़े अणु का निर्माण करेगा, यही क्या है, नाभिकीय संलयन है। और जिससे ऊर्जा मुक्त होती है, इस प्रकार ऊर्जा सौर ऊर्जा के तौर पर हम देखते हैं। अर्थात कहने का सीधा सा अर्थ है, सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा होता है वो नाभिकीय संलयन के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार से चीजों को समझिएगा। नेक्स्ट है कि इसके विपरीत विखंडन क्या करता है, एक अणु विशाल अणु के छोटे छोटे अणुओं में परमाणुओं में तोड़ देता है। अर्थात बड़ा सा अणु, आपको विशाल अणु है, उसको छोटे छोटे आपको तोड़े जाएंगे परमाणु में। तो इससे क्या होगा, विखंडन होगा। विखंडन से क्या हो, ऊर्जा विमुक्त होती है, उस ऊर्जा का उपयोग हम अन्य ऊर्जा संसाधनों के तौर पर करते हैं। वास्तव में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र बिजली के उत्पादन के लिए नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया का ही उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अभी तक नाभिकीय संलयन प्रक्रिया का क्या किया गया है, आपको उत्पादन के तौर पर नहीं किया गया। हालांकि नाभिकीय संलयन का प्रयोग हम रक्षा प्रौद्योगिकी में करते हैं, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। पर अभी नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने में केवल नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया को ही अपनाया गया है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। अब भारत में परमाणु ऊर्जा की बात कर ले। भारत में 4 अगस्त 1956 को उस समय प्रवेश किया जब परमाणु रिएक्टर अप्सरा का आरंभ होता है, शुभारंभ होता है। इस रिएक्टर का डिजाइन और निर्माण भारत द्वारा किया गया, परंतु इसके लिए परमाणु ईंधन आपूर्ति एक समझौते के अंदर ब्रिटेन के द्वारा किया गया था। तो अप्सरा क्या करता है, 1956 में भारत में परमाणु ऊर्जा के प्रवेश द्वार के तौर पर देखा जाता है। अगर इसके अतिरिक्त बात करें कि अनुसंधान उद्देश्यों के लिए हमारा दूसरा रिएक्टर साइरस कनाडा के सहयोग से हुआ था। ध्यान रखिएगा, साइरस के सहयोग से विकसित किया था, 1960 में संचालित हुआ था।
इस तरीके से चीज़ों को याद रखनी है। अगर हम चरण की बात करें, परमाणु रिएक्टर के चरण कौन कौन से, तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण अपनाए गए हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रक्रिया कैसे अपनाई जाती है, दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर, जिसे हम लोग क्या करते हैं, PHWR कहते हैं, उसके माध्यम से ईंधन देने के लिए प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक जो यूरेनियम है उसका उपयोग किया जाता है। उत्पाद के तो प्लेटिनम PU-239 का उपयोग करके चरण 2 में किया जाता है, जिसको हम क्या करते हैं, चरण 2 में लेकर आते हैं। इसके अतिरिक्त PU-239 याद रखिएगा, उत्पादन करने के लिए फास्ट ब्रिगेड रिएक्टर अर्थात FBR का स्थापना विकास करना होता है, जिससे थोरियम TH-232 का विखंडनीय यूरेनियम 233 के रूपांतरण हो जाएगा। तो हम अगले चरण में पहुंचेंगे। आपको क्या, थोरियम 232 के माध्यम से ब्रिगेड रिएक्टर अर्थात जो ब्रिगेड रिएक्टर बनाए जाएंगे, इसमें थोरियम आधारित परमाणु रिएक्टर बनाए जाते हैं। और थोरियम का अचूर भंडार भारत में है, हालांकि यूरेनियम का नहीं है। पर याद रखिएगा, जो सैंड बालू होता है, सैंड आपको होते हैं, उसमें आपको थोरियम का अंश पाया जाता है बहुत से राज्यों में। उसके लिए भारत लगातार प्रयासरत है। यह पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर विकसित होगा, क्योंकि यह थोरियम अन्य देशों में बहुत नगण्य है। तो भारत अगर इस क्षमता को डेवलप कर लेता है, बृहद पैमाने पर इम्प्लीमेंट कर लेता है, तो ध्यान रखिएगा भारत स्पेशल श्रेणी में आएगा। तो इस तरीके से 3 आपको चरण देखने को मिलते हैं। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 3 चरणों की चुनौतियां क्या है, तो सबसे 2 चुनौतियां महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। एक है फास्ट जो ब्रिगेड रिएक्टर है FBR, उसके निर्माण तकनीकी चुनौतियां, बहुत तकनीकी स्तर पर आपको इसकी चुनौतियां देखने को मिलती है। इसलिए दूसरे देशों के साथ हम थोड़ा सा क्या करते हैं, समझौते करते हैं। उसके बाद हम लोग उसके लिए तकनीकी तौर पर रिसर्च एंड डेवलप करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, थोरियम आधारित रिएक्टरों के निर्माण तकनीकी चुनौतियां शामिल होती है। थोरियम आधारित भी जो रिएक्टर है उसके लिए भी भारत में लगभग 4000 टन थोरियम भंडार है। जो वैश्विक थोरियम भंडार का कितना है, 25% अकेले भारत में पाया जाता है। थोरियम विखंडन पदार्थ नहीं है, लेकिन इसके यूरेनियम ध्यान रखिएगा 233 में परिवर्तित किया जा सकता है। थोरियम को क्या किया जाता है, यूरेनियम में पहले बदला जाएगा 233 में, और इसका प्रयोग किया जाएगा विखंडन के तौर पर परमाणु ऊर्जा में। तो थोरियम डायरेक्ट हम नहीं कर पाएंगे उसकी ऊर्जा का उपयोग, पहले उसको क्या करना है, यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करें। इसके लिए आपको यूनिट्स लगानी होगी, इसके लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है। सरकार या और एजेंसियां हैं उसके लिए प्रतिबद्ध है। तो ध्यान रखिए, ये सब चीजें याद रखिए। 3 चरणों में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए पीछे उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखिए, परमाणु जो है भारत में विश्व में यूरेनियम भंडार केवल 2% है, विश्व में केवल 2%। दूसरी ओर भारत के पास थोरियम 25% है। अगर थोरियम तीसरे चरण को हम बेहतर कर लेते हैं, तो हम विश्व में समझ सकते हैं, हम रक्षा के क्षेत्र में भी और तकनीक के क्षेत्र में, तकनीक में हम ऊर्जा की बात करते हैं, इस क्षेत्र में हम क्या होंगे, अगुआ राष्ट्र बन जाएंगे। तो इसलिए थोरियम आधारित कॉन्सेप्ट को लगातार हम लोग स्वदेशी तकनीक पर विकसित कर रहे हैं। आप इस तथ्य को समझिएगा, आपसे प्रश्न इंटरव्यू यहाँ से पूछा जा सकता है, तो ये डाटा फैक्ट जरूर दीजिएगा आप लोग। क्योंकि भारत कुछ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संधि का हिस्सा नहीं है, इसलिए भारत परमाणु क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने से रोका जाए। जो आपको न्यूक्लियर पावर जो सप्लाई ग्रुप है उसके स्थिति की बात करें, तो इस तरीके से क्या होता है, भारत को हमेशा अड़चनों का सामना करना। दूसरे देशों की यूरेनियम की बात की जाती है, हम 1-2 समझौता की बात करते हैं, वो क्या किया गया था, बहुत प्रतिबंधों के बाद शुरू किया गया था। हालांकि अमेरिका इसके सपोर्ट में आया था, ध्यान रखिएगा, पर इसके साथ ही बहुत सी अड़चनें हमारे पास भी थी। तो हम क्या करें, थोरियम को अगर बेहतर कर लेते हैं तो और भी हम स्थिति मजबूत कर लेंगे। भारत की बढ़ती जनसंख्या, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही, इसलिए ऊर्जा की मांग भी बढ़ेगी। जितना जितना हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे और भी चीज़ों को हम विकास के मानक को तय करेंगे, ऊर्जा की मांग बढ़ेगी। इसके लिए हमें देश कच्चे तेल और भारत के कोयले पर आयात पर बहुत अधिक निर्भर करना हो। इसलिए थोरियम आधारित तकनीक को हम डेवलप करते हैं तो हमारे पास उपलब्धता भी है, उसके लिए हम प्रयोग भी कर सकते हैं, तो हम ऊर्जा की आपूर्ति को पूरा कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी समस्या जो है उद्देश्य इसका है। जनसंख्या अर्थव्यवस्था कारण उत्पन्न ऊर्जा मांग को पूरा करने, आत्मनिर्भर होने के लिए कार्य प्रणाली विकसित करनी होगी। 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम इसका एक समाधान हो सकता है, ध्यान रखिएगा। पर विश्व में परमाणु ऊर्जा की बात करें तो प्रथम वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन 1950 में शुरू किया गया। अब इसके लिए ध्यान रखें, लगभग कुल 3,90,000 मेगावाट ऊर्जा क्षमता से अधिक 440 वाणिज्यिक परमाणु रिएक्टर विश्व के 31 देशों के पास है। वर्तमान की बात कर ले, ये रिएक्टर विश्व के 11% अधिक बिजली उत्पादन करता है। अब विश्व के 55 देश के लगभग 250 अनुसंधान रिएक्टर संचालन करते हैं। आज विश्व के केवल 8 देशों के पास
परमाणु हथियार रखने की क्षमता है, जिसमें 55 इसके वे 55 देशों में से 250 सिविल अनुसंधान रिएक्टरों का संचालन कर रहे हैं। विदित हो इन 55 देशों 1/3 देश विकासशील देशों में आती है। हम केवल 8 देशों की बात करें तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा परमाणु हथियार किनके किनके पास है। मैं कुछ देशों का नाम बात करता हूँ। भारत के पास है, अमेरिका के पास है, रूस के पास है, रूस के पास, उत्तर कोरिया के पास है, ठीक है ना। चलिए बाकी को आप बताइएगा, बाकी मैंने बता रखा है, आप बताइएगा। चीन के पास भी है, चलिए चीन भी बता दिया। इसके आगे जो बचे आपको 8 देशों में उनका नाम बताना है। चलिए आगे मैं बात करूं इसके साथ ही, अब 31 देश लगभग 3,39,000 मेगावाट क्षमता कुल 4700 वाणिज्यिक जो रिएक्टर संचालन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं क्या है, पर वास्तव में 16 देशों की 1/3 बिजली का हिस्सा है। जिसमें हम बात करें ध्यान रखिएगा किनका किनका नाम याद रखना, थोड़ा सा इरर हो गया, 1 सेकेंड होल्ड करेंगे। चलिए बात कर ले इसमें कि जबकि बेल्जियम, फिनलैंड, हंगरी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, स्लोवालिया, यूक्रेन जैसे अपने 1/3 बिजली उत्पादन परमाणु ऊर्जा पर निर्भर करते हैं, तो इस तरीके से फ्रांस अपनी ऊर्जा का 3/4 हिस्सा परमाणु ऊर्जा पर निर्भर करता है। कुछ आंकड़े फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट मेंस का क्वेश्चन है, आज का प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की चर्चा करते हुए वर्तमान स्थिति स्पष्ट करें तथा संबंधित चुनौतियों को रेखांकित करें। 250 शब्दों में आपको भेजना है। युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड कर लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिंक उपलब्ध कराए जाते हैं, आप वहां से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप गूगल स्टोर पर नहीं है, क्योंकि गूगल के 30% से 40% जो आपको टैक्स मांगा जा रहा था, जिससे फीस बढ़ जाती है, इसके लिए आप लोगों को ये हमारे एक प्लेटफॉर्म बनाई गई है जिसमें एपेक प्लेटफॉर्म होता है, उसके माध्यम से आपको ऐप अवेलेबल कराया जा रहा है। पूरी तरह सुरक्षित है, पूरी तरह आपको आपके पर्सनल आइडेंटिटी को बचा कर रखा गया है। तो आप इसे जरूर आप यहाँ से डाउनलोड करके आप इसका उत्तर, आपको वहाँ के चैट बॉक्स मिलेगा। चैट बॉक्स मिलेगा किसका? हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस का। तो आपको वहीं भेजना है। यह ध्यान रखिएगा, यह बैच ज्वाइन करने के लिए आप केवल 599 रुपये पे कर सकते हैं। लगातार इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कि आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है तो मुख्य जो परीक्षा है उसको, मेंस जो है, आपको उसको मजबूत करना। उस पर जितना अधिक अंक ला पाइएगा उतना आप बेहतर स्थिति में हो पाइएगा इंटरव्यू में। तो लेखन क्षमता यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आरएस जैसे एग्जाम के लिए, और भी पीसीएस जो हिंदी स्टेट पीसीएस, उसके लिए आपको लगातार मुख्य परीक्षा की बात होती है, जिसमें युक्ति आईएएस आप लोग के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम कराता है। यह जो पैकेज है आपको ध्यान रखिएगा केवल 599 में उपलब्ध कराया गया है, जिसमें हम प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू ओरिएंट चीज़ों को देते हैं। लाइव डिस्कशन यूट्यूब पर उपलब्ध होता है, पीडीएफ की पॉइंट के तौर पर देते हैं। आप लिंक से आप जुड़ सकते हैं और इसका अधिकतम लाभ ले सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे। आपको डू यू नो फैक्ट आपको लगातार दी जाती है, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल पर। सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल पर जाता है और इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, स्कैन कीजिएगा, गूगल स्कैनर से ज्वाइन हो जाएगा। 365 दिन 365 टॉपिक आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। चलिए, असुरक्षित भोजन को हर साल 60 करोड़ बीमार हो रहे हैं। देखिए ये कहाँ हुआ है, आपको WTO विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है, आपको गैब्रियस हैं, उनके द्वारा ये बात की गई है, टेड्रोस एडनोम गैब्रियस। ध्यान रखिएगा, इतना नाम बार बार आता है कि आपको एग्जाम में पूछेगा तो इसको भूलिएगा नहीं। अब है कि दिल्ली में आयोजित दूसरे वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन का यह बातें कर रहे थे। अब दिल्ली में आयोजित हुए, ये पीटी फैक्ट याद रखना है, वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन, तो इस तरीके से याद रखना है। अब इस शिखर सम्मेलन में बातें, आंकड़े दिए गए, जो क्या याद रखनी है, हर साल बीमारियों के चले, खाद्य बीमारियों के जनित बीमारियों के कारण 60 करोड़ मामले सामने आते हैं, जिसमें 4,20,000 लोगों की मौत हो जाती है। आंकड़े बहुत है, विषक्त आंकड़े हैं। हाल ही में आपको याद है जब एफसीसीआई के अध्यक्ष, एफसीसीआई के संदर्भ में बातें हो रही, अभी हाल ही में देखिए तिरुपति मंदिर को लेकर क्या हो रहा है, विवाद हो रहा है कि जो प्रसाद था उसमें चर्बी युक्त बातें की, चर्बी युक्त मिलने का मामला आया। तो सोच के देखिए, अगर हम इस प्रकार की भी चीज़ों में अगर थोड़ा सा घोल मेल करने लगते हैं तो हम नैतिक रूप से कैसे जा सकते। इसी तरह आप देखते होंगे खाद्य जनित जो बीमारियां होती है केवल विषाणु और कीटाणुओं के प्रयोग से नहीं होती है, उसके बढ़ावा से नहीं होती। हम खाद्य में प्रयोग करने वाले एसेंट्स की बात करें, या जो हम प्रयोग करें उसमें सप्लीमेंट, उसके माध्यम से होती है। हम दूषित करेंगे तो दूषित खाना बनेगा, दूषित। अब देखते कोई पर्व त्यौहार आता है तो दूध की डुप्लीकेट दूध का मार्केट बढ़ जाता है, डुप्लीकेट पनीर का मार्केट बढ़ जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसी तरीके से लोगों से मृत्यु हो रही है। इसके लिए लगातार हम प्रयासरत किए जाते हैं, सरकार संस्थाएं कार्य करती है। अब इस साल के अंत तक गगनयान जाएगा, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। 18 सितंबर ध्यान रखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान
चंद्रयान 4 अंतरिक्ष स्टेशन वीनस ऑर्बिटर की मंजूरी दिए, तो आपको टास्क मिल चुका है इसरो को लंबे समय के लिए। तो देखिए, अंतरिक्ष स्टेशन दिसंबर 2028 तक स्थापित करने की बात की गई है। तो इस तरीके से मंत्रिमंडल जो हाल ही में दिया था, जिस पर मैंने आप लोग चर्चा भी किया था, गगनयान क्या है उस पर भी चर्चा किया था। बस याद क्या रखना आप लोग को, लिस्ट बना लेना इसका है, कौन सा मिशन कब जाएगा, उस मिशन से संबंधित अपडेट आपको करते चलने हैं। जब भी पेपर में आता है उसको अपडेट करते चलना। कैबिनेट मंत्रालय में जो कैबिनेट मंत्री जो मंजूरी दी गई थी, उसके माध्यम से चीज़ों को ध्यान रखना, आप लोग को अपडेट करते चलना है। चलिए आगे बात करें। चित्तौड़गढ़ में पाषाण युग की शैल चित्रकारी मिली है, तो इसे भी याद रखिएगा। इतिहास कर करना है कि आलनिया नदी के से लगभग 50 किलोमीटर दूर। तो ध्यान रखिएगा चित्तौड़गढ़ जिला कहाँ है, तो मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा। जयपुर, जयपुर ध्यान रखना। जयपुर कहाँ है, राजस्थान में। तो इस तरीके से चित्तौड़गढ़ के एक आलनिया नदी का नाम याद रखना है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है आलनिया नदी है कहाँ, तो यह उदयपुर में है। उदयपुर कहाँ है, राजस्थान में। यह याद रखना है पीटी फैक्ट के तौर पर। यहाँ पर आपको पाषाण युगीन आपको शैल चित्रकारी मिली है, इसके ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चन मुझे यहाँ बताइएगा। बिहार में शैल चित्र शैली कहाँ मिली है, भारत में कहाँ कहाँ मिली है, मुझे यह बताइएगा। दो कमेंट सेक्शन में बताइए। जब मैंने आप लोगों को क्लासेस टारगेट बैच में लिया था, पाषाण युगीन, नौ पाषाण युगीन सभी आपको टर्मोलॉजी के माध्यम से जो चित्र शैली प्राप्त हुए हैं, उत्खनन प्राप्त हुए हैं, स्थल प्राप्त हुए, उसकी चर्चा मैंने कर रखा है। तो आप उन सब चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा, उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। अब है कि यहाँ पर यह संभावित कितना हो सकता है, 3500 लेकर 2 लाख साल पुराने आपको हो सकते हैं, जो प्रारंभिक पाषाण युग की बात करता है। तो प्रारंभिक पाषाण युग के संदर्भ में आपको जानकारी यहाँ से प्राप्त होगी। अब है कि 2003 में इसकी खोज की गई थी, जहाँ 200 मीटर की बात हुई थी। सर्वेक्षण किया जा रहा, लगातार शोध प्रक्रिया चल रही है। तो आपको 2-3 पेटी फैक्ट याद रखनी है। यह जो कालखंड है कितना है, 35,000 से लेकर 2 लाख ईसा पूर्व के आसपास के स्थलों, जो पाषाण युगीन स्थले थे, उसमें शैल चित्र की बात। शैल चित्र कहने का मतलब पत्थरों पर बनाने जाने वाला चित्र है। आप जाके कहीं भी देख सकते हैं, चित्र आपको देखने को मिलेगा। नेट पर आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा, पाषाण कालीन शैल चित्र क्या था, वो मिल जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए, डेयरी उद्योग के लिए आपको लगातार प्रयास हो रहा है। भारत में वर्ष भर दूध संग्रह का लक्ष्य कितना रखा गया है, आपको यहाँ आंकड़े दिए गए। मात्रा लाख लीटर में 2024-25 को 720 लाख लीटर की बात हो रही है। 2025-26 में 780, 2026 में 887, 2027-28 में 923 और 28-29 के लिए 1,07,00,000 ध्यान रखिएगा लीटर आपको संग्रहण करने का लक्ष्य रखा। ये क्यों हो चुका है, हमने श्वेत क्रांति फर्स्ट की बात की, श्वेत क्रांति 2 की बात की। कल ही इसकी लॉन्च किया गया। इसे विकास सहकारिता मंत्रालय ने 100 दिनों के लिए पहली श्रृंखला उद्घाटन की बात की, जहां 5 वर्षों में 1 लाख किलो दूध होने की खरीदने की बात की जा रही है। देखिए, डेयरी उत्पाद बोर्ड की हम बात कर ले, या हम जो श्वेत क्रांति लाई गई थी, जो कुरियन थे उनके द्वारा लाई गई थी। तो यह सब चीज़ें क्या है, हम लगातार किसानों की आय में वृद्धि कर रहे हैं, किसानी में वृद्धि हो रहा है, लोगों के पास आय पहुंचेगा तो आपको निवेश किया जाएगा, उसके माध्यम से हम अन्य विकल्प ढूंढ सकते हैं, रोजगार के अन्य विकल्प ढूंढ सकते हैं। इन सब चीज़ों का डाटा फैक्ट आपको यहाँ दिया गया है, इसे जरूर देखिएगा, समझिएगा, प्रयास कीजिएगा। आपको श्वेत क्रांति क्या है 2.0, इसका डू यू नो में आपको चीज़ें स्पष्ट करके भेज दी जाएगी, आप इसे जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए, जब बात कर रहे हैं 3 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं मोदी जी, क्वाड सम्मेलन आपको हो रहा है अमेरिका में। 21 से 23 सितंबर को 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर होंगे, जहां पर क्वाड सम्मेलन में भाग लेंगे। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म फॉर जो प्रोस्पेरिटी है समझौता, IPEF, उसके माध्यम से जुड़ा हुआ कई समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। 21 सितंबर को मुलाकात हो सकती है। ये सब बातें हो रही है। 14 इंडो पैसिफिक देश शामिल हैं इस समूह में। तो ये सब पहले भी मैंने न्यूज़ दे रखा है, ऐसा नहीं कि पहली बार मैं बता रहा हूँ। यह मैं लगता है 5-6 बार आप लोगों को इसके संस्था बारे में, क्या है संस्था में कौन कौन से देश आते हैं, इस संस्था का क्या भविष्य है, संस्था क्यों इंडो पैसिफिक की बात करता है, सभी पर बात की है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आज के न्यूज़ में कि क्वाड भारत को अगुआ देश के तौर पर मिलता है। जब मैं पिछले गत चर्चा कर रहा था, बहुत से बच्चों ने पूछा था सर क्या यह मुमकिन है, तो मैंने एक ही शब्द में बोला था, भारत जिस स्टेटस पर है ना, हिंद महासागर, इधर प्रशांत महासागर, हम ऑस्ट्रेलिया के बाद जाए प्रशांत महासागर, ये ऑस्ट्रेलिया मान के चलिए, प्रशांत महासागर, ये पूरा विश्व के आपको सेंटर पे इंडिया है। अगर हमको यहाँ से जाना है यूरोप, तो इस हिंद महासागर से होकर ही जाना होगा।
अगर हम अफ्रीका कंट्री से होकर फिर हम अमेरिका जाना चाहें, दो ही रूट आपके पास अवेलेबल है जो जल मार्ग से होता है। जल मार्ग से होता है तो हिंद महासागर विश्व में एक अलग स्टेटस देता है, रणनीतिक स्टडी लोकेशन देता है भारत को, जिसके माध्यम से जब हम बात करते हैं शक्ति संतुलन की बात करते हैं ना, जिसमें चीन एक महत्वपूर्ण भूमिका, आपको रसिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों के स्टेटस मेंटेन करने के लिए अमेरिका क्या करता है, भारत को यह स्पेशल प्रिविलेज देता है। इसलिए आप देखेंगे जब क्वाड बना ना, तो उसके पहले भी भारत के समर्थन में कई बार अमेरिका आ चुका है। ऐसा नहीं जैसे 1, 2, 3 समझौते में हम देख सकते हैं और भी मंचों पर किया है, पर क्वाड जैसे ही स्थापित होता उसके बाद देखते हैं अमेरिका का खुला समर्थन भारत को मिलने लगता। वो चाहे यूएन में भारत की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता की बात हो, आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की बात हो, एआई के मुद्दे पर भारत के साथ हित साझा करने की बात हो, नवीन प्रौद्योगिकियों की बात हो जिसमें हम रक्षा प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, और आपको संचार प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, सभी में भारत के साथ अमेरिका मिलता हुआ दिख रहा है। उसके पीछे का कारण है कि भारत दो रूप से महत्वपूर्ण है, एक तो बड़े बाजार के तौर पर, दूसरा स्ट्रेटेजिकल जो आपको स्थिति है, रणनीतिक क्या है, रणनीतिक स्थिति जो इसका है, इसके माध्यम से भारत को अमेरिका को की आवश्यकता है, अमेरिका को क्या कहते हैं, भारत की आवश्यकता है। इसे समझिएगा, पाकिस्तान में पहले अमेरिका जाता है, वहाँ पर चीज़ें स्पष्ट रूप से चीज़ें होती है। वो अफगानिस्तान में अपना हित साधना चाहता है, एशिया में अपना हित साधना चाहता है, तो भारत का भी इसी प्रकार यूटिलाइज कर रहा है। पर मूल अंतर आपको समझने का प्रयास कीजिएगा। पाकिस्तान था, जब पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते हुए करते थे, सॉरी अमेरिका के रिश्ते हुए करते थे, तो ध्यान रखिएगा क्या होता था कि अमेरिका के निर्देशों पर वो काम करता था, निर्देशों पर काम करता था, पर भारत अपनी विदेश नीति लेकर चलता है। इसलिए हम ज़्यादा वस्तुनिष्ठ रहते हैं अमेरिका के मामले में, विश्व के मामले में या रूस के मामले। तो इस चीज़ को समझिएगा। तो जो स्थिति भारत के साथ है ना, अमेरिका के साथ, वो अन्य देशों के साथ नहीं होती है। इसलिए भारत का स्टेटस हमेशा सही रहेगा इस मामले में। हाँ, देखिएगा एंड गेम पराक्रम तकनीक अपनाए जाते हैं, अमेरिका भी दबाव डालना का चाहेगा भारत में, पर भारत की विदेश नीति बहुत ही स्पष्ट है और बहुत ही तार्किक है। हम सिचुएशन के आधार पर काम करेंगे, न कि हम किसी भावनाओं में बहेंगे। हमारे रिश्ते अगर अमेरिका के साथ अभी वर्तमान में बेहतर चल रहे हैं तो हम उसके साथ हम जाएंगे, जरूर जाना चाहिए। रूस के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हैं तो हम बेहतर होंगे, बेहतर होनी चाहिए। चीन के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हों, कोई अस्थायी दुश्मन नहीं है, कोई अस्थायी दोस्त नहीं होता। पाकिस्तान के साथ भी हम बेहतर रिश्ते अपना सकते हैं, बस इसका शर्त यही है कि आतंकवाद जैसे मुद्दे को कम करना, समस्या का निदान ढूंढना है। तो इस तरीके से आप जब हम बात करते हैं क्वाड की बात करते हैं, जिसमें 4 देशों की बात होती है, अमेरिका की बात होगी, आपको भारत की बात होगी, जापान की बात होगी और ऑस्ट्रेलिया की बात होगी। यह जो 4 आपको बनाता है ट्रायंगल ना, सॉरी 4 ट्रायंगल ऐसे बनेगा, 4 ट्रायंगल, जहाँ पर ऐसे 4 ट्रायंगल बात होती है क्वाड सम्मेलन। तो इस तरीके से भारत जो हिंद प्रशांत महासागर में जो रणनीतिक दबाव है उसको झेलने में काम देगा, आर्थिक गतिविधियों में महत्ता देगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अन्य क्षेत्रों को लेकर भारत सपोर्ट कर सकता है। इन सारे मुद्दों में भारत को क्या बोलता है, अमेरिका क्या बोलता है, क्वाड का यह अगुवा के तौर पर हो रहा है। इन सारे संदर्भों को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब है कि एक पीटी फैक्ट याद रखिएगा, केवल पीटी फैक्ट है। यहाँ पर मिस वर्ल्ड वाइड विजेता बनी है, मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड जो बाएं से आपको दिए गए हैं, सियरा सुरेट नाम याद रखिएगा। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 ध्रुवी पटेल बनी है। मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड जो सुआन मुटेट याद रखिएगा, ये आपको याद नाम रखना है, ये पीटी फैक्ट आपको काम देगा। चलिए आगे हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच मैत्री संबंधों की बात करते हैं। जो बात अभी की जा रही है वही संदर्भ में देखेंगे। 2014 से पहले अब तक भारत के नरेंद्र मोदी 8 बार केवल एक देश की यात्रा कर चुके हैं, वो अमेरिका है। तो हमारे संबंध अभी वर्तमान में भारत के साथ बेहतर है, ट्विनिंग बेहतर चल रही है, इसलिए इतनी दौरे हो चुकी है। अमेरिका प्राथमिकता के पीछे मोदी का सोच यह है कि उससे भारत का उत्थान हेतु जितने लाभ प्राप्त हो सकते हैं लाभ ले लेना चाहिए। यह बहुत ही आपको, हम लोग बोलते हैं ना बनिया दिमाग, गुजराती दिमाग बिल्कुल सही है। जब अवसर हमें मिल रहे हैं तो अवसरों का लाभ मिलना है। मान के चलिए हम नैतिकता के आधार पर ही केवल बातें करेंगे ना तो बर्बाद होके रहेंगे। जैसे आशिक एक बर्बाद होता है अपनी नैतिक आधार पर, आशिक बर्बाद होता है अपने नैतिक आधार पर। जो आशिक होता है ना, बोलते हैं हम,
तुम्हारे अलावा कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारे अलावा हम किसी और को नहीं चाहेंगे, वो आशिक केवल बर्बाद ही होता है। उसमें लड़की की भी बात हो रही है और लड़के की भी बात हो रही है। दूसरी तरीके से अगर हम अवसरों का लाभ नहीं ले रहे, मान लीजिए परीक्षा आपको नियंत्रक आपको कॉपियां दे रहा है, जाओ कॉपी चीट करो और अधिकारी बन जा, तो बिल्कुल करनी चाहिए। मैं ये बात बोल रहा हूँ ओपन प्लेटफॉर्म पर, हालांकि ऐसी नहीं होगी। यहाँ पर ध्यान रखना, उसके लिए जस्टिफिकेशन आप कर सकते हैं। सिलेक्शन होने के बाद कुछ लोगों का नेतृत्व कर सकते हैं, क्या करना है, कुछ लोगों को पढ़ा दीजिए, कुछ लोगों को लिखा दीजिए, कुछ लोगों का क्या करना है, यानी जो पाप कर रहे हैं उसकी पुष्टि कर दीजिए, कहने का अर्थ है। तो ऐसे अवसर जो प्राप्त होते हैं, तो अवसर की राजनीति आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल नैतिकता के आधार पर, देखिए नैतिक शासन व्यवस्था में होनी चाहिए, मानते हैं, पर नैतिकता की एक सीमा होना चाहिए, ठीक है ना, उस चीज़ को समझिएगा। ऐसे ही भारत और अमेरिका के रिश्ते के जो अभी वर्तमान स्थिति है, उसमें जो हम बदलाव देख रहे हैं, उसके पीछे का समझिएगा। अवसर और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा गया है। हम बात करें, भारत का मुख्य लक्ष्य है आर्थिक विकास करना, तकनीकी प्रगति करना, सैन्य शक्ति बढ़ोतरी करना, भू राजनीति संतुलन को स्थापित करना। और इन सारे सारे संदर्भ में भारत अमेरिका रिश्ता फिट बैठता है। तो इसके आधार पर दोनों देश एक दूसरे के साथ संबंध बेहतर किए हुए हैं। अब व्यापार में आज भारत का सबसे बड़ा साझेदार है, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा साझेदार है। दोनों देशों के बीच वस्तु और सेवाओं का सालाना कारोबार लगभग 200 अरब डॉलर का हो गया है। अब केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक यह व्यापार 3 गुना बढ़ जाने के भी आंकड़े प्रस्तुत कर रखे हैं। और हम बात करें कि भारत का राष्ट्रीय आय करीब 50% व्यापार से आता है, और इसलिए अमेरिका से भारत का जो प्रगति है सीधा संबंध होना चाहिए, आर्थिक संबंध बेहतर होना चाहिए, प्रगति बेहतर होनी चाहिए। भारत की विशाल जनसंख्या जो अर्थव्यवस्था को झेल रही है, वह अमेरिका के साथ व्यापार और विदेशी निवेश निर्णायक होंगे, इस संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हम बात करें जो भारत में विदेशी निवेश मोर्चे पर सिंगापुर मॉरिशस को प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान प्राप्त है। ध्यान रखिए, सिंगापुर पहला स्थान जो विदेशी निवेश करता है भारत में, मॉरिशस दूसरा स्थान है। लेकिन वास्तव में तीसरे स्थान पर विराजमान अमेरिका ही हमारे देश में ठोस विदेशी पूंजी लेकर आता है। तो यह कहीं ना कहीं क्या आता है, बड़े बड़े अमाउंट को क्रिएट करता है। उसके तहत अमेरिकी निवेश से भारत में केवल सेवाओं को ही फायदा नहीं हुआ है, बल्कि औद्योगिकीकरण की बात कर ले, अहम भूमिका अदा है। मोटर वाहन, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे रक्षा विभिन्न विनिर्माण क्षेत्रों में अमेरिका निवेश के भारत ने सक्रिय योगदान किया है। वर्तमान सरकार की हम बात कर ले, गुजराती होने के नाते व्यापार मेरे खून में है, बातें वो स्वयं बोलते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ। भली बात ही जानते हैं अमेरिका जैसे संपन्न देशों से बड़े पूंजीपतियों से कैसे आकर्षित करना, कैसे उनसे पैसे निकालना, उनको पता है। तो यह चीज़ें टेक्निक उपयोग करें अवसर के साथ, प्राथमिकताओं को तय करके। और मेन बात है कि अमेरिका और भारत के बीच ट्यूनिंग बैठने का बेहतर है कि भारत के प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व भी इम्पोर्टेंट करता है। जिस प्रकार से ऊर्जावान रहते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट से काम करना चाहते हैं, साथ ही लक्ष्य को निर्धारित कर काम करना चाहते हैं और स्पष्ट रहते हैं किसी भी मुद्दे में। ये जो लक्ष्य इनका जो व्यक्तित्व निर्माण करता है, वो किसी देश के नेता को क्या करता है, प्रभावित कर देता है। और वो प्रभाव का मतलब क्या होता है, केवल संबंध है ना, केवल संबंध कागजों पर नहीं होते, ये भी ध्यान रखना, कागजों पर नहीं होते हैं, आपको व्यक्ति के व्यवहार पर भी निर्भर करता है। जो प्रमुख व्यक्ति जा रहा है उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। आप सोच के देखिए, 2014 से पहले कोई सोच सकता था अमेरिका के राष्ट्रपति को गले लगाकर अपनी ओर कोई खींच सकता है, उसके कंधे पर हाथ दे सकता है, या चीन के राष्ट्रपति को किसी बरामदे के चौराहे पर बैठाकर बात कर सकता है, चाय पिला सकता है। जापान के किसी प्रधानमंत्री को क्या करेगा, किसी नुक्कड़ सभा में जाके चाय पिला सकता है। यह टेक्निक जो डेवलप किया गया है ना, वो क्या किया, व्यक्तित्व के ऊर्जावान टेक्निक होता है। अगर हम जर्मनी की बात कर लें, फिर फ्रांस के राष्ट्रपति की बात कर लें, जो हमारे संबंध बेहतर हुए ना, केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व गुण से हुए हैं। यह केवल राष्ट्रों के संबंध, राष्ट्रों की नीतियां आवश्यकताओं से नहीं हुए। पहले भी हमारी आवश्यकता थी, पहले भी आने वाले समय में भी होगी, पर इस प्रकार के व्यक्तित्व जो भी रहेंगे प्रधानमंत्री आने वाले समय में, अगर उनमें होगा तो ऐसे ही एनर्जेटिक संबंध हमारे साथ होंगे दूसरे देशों के। पर ऐसा ऊर्जावान व्यक्ति अगर नहीं प्रधानमंत्री होगा, तो हमारे संबंध जैसे पहले पूर्ववर्त में चलते थे, केवल आपको क्या है,
आपको एम्बेसडर के दरवाजे तक ही सीमित हुआ करता था, वैसे ही सारे चीज़ चलेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना है। यही मूल मकसद आपको समझने की आवश्यकता है कि मैत्री संबंध बेहतर होने के कारक क्या है। तो इसके साथ ही साथ याद रखिएगा, भारत अपतटीय संतुलन जो ऑफशोर जो बैरलिंग नीति है, उसके भारत अन्य मैत्री देशों समृद्ध सशक्त करके चीन को अंकुश लगाने की मंशा रखता है। उसी तरीके से भारत की स्ट्रेटेजी एशिया की बात कर ले हम, भारत के लिए एशिया पर हावी होने के लिए प्रयासरत चीन और अपनी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अमेरिका के बीच तटस्थ रहने के सवाल नहीं पैदा होते। ये सब बातें की गई। कुल मिलाकर बात करें, भारत अमेरिका अनुचित और अवांछित कृत्यों के साथ क्या करता है, कुछ सुधार करने की बात करता है। लगातार संबंधों को क्या कर रहा है, बेहतर करने की प्रयास कर रहा है, जिसमें अमेरिका के अपने हित हैं, भारत के अपने हित हैं और दोनों के अपने संयुक्त हित हैं। तो इसे याद रखिएगा, संयुक्त हित है जो तीनों मंचों पर, अमेरिका के विभिन्न मंचों को प्रतिपुष्ट करता है, भारत को विभिन्न मंचों पर उसकी पुष्टि करता है, और संयुक्त मंच के तौर पर जैसे यूएन या विभिन्न संगठनों पर दोनों के संयुक्त स्थिति को स्पष्ट करता है। तो इस प्रकार से भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और भी बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। क्लियर है। हम नए नए प्रौद्योगिकियों की बात करते हैं, जिसमें एआई की बात होता है, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर की जैव प्रौद्योगिकी यानी जो बायोटेक प्रौद्योगिकी की बात होती है। सब सारे चीज़ों में हम लोग क्या प्रेरित हो रहे हैं, बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके से भारत अमेरिका संबंध केवल रक्षा के क्षेत्र में नहीं है, हम रक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, हम संचार के क्षेत्र में ही नहीं है, हम रणनीतिक स्थिति के संबंध में अर्थात पॉलिटिकल व्यू के तौर पर भी साथ नहीं है। हम आपको वर्तमान टेक्नोलॉजी जो आया उसके माध्यम से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D के माध्यम से, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में हम बेहतर व्यापक संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इन सारे संदर्भों को समझिएगा। और कुल मिलाकर बात की जाए, आज का न्यूज एनालिसिस इतना ही। कल फिर न्यूज एनालिसिस के साथ जुड़ेंगे। देखिए, बीपीएससी की सीटें आ चुकी हैं। इस सीट को प्रत्येक सीट बुक कीजिए और उसके लिए ठोस आपको आधार चाहिए। आप ध्यान रखिए, शॉर्टकट की से सिलेक्शन नहीं होगा कि आप कुछ बुक ले लीजिए, उसके 15 दिन में पढ़ लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल ये धारणा गलत हो चुकी है। और आज ही आपको बीपीएससी के चेयरपर्सन का एक वीडियो आया है, जिसमें दो टूक बातें कर रहे हैं। वो नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ ये भी बोल रहे हैं कि हम बदलाव भी करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको मिस गाइड नहीं होना है। केवल क्या करना है, अपनी नींव को मजबूत करनी है। नींव जो आपकी है उसको मजबूत करना, बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार चीज़ों को देखिए। पीटी मेंस इंटरव्यू फैक्ट को एक साथ कवर करने का प्रयास कीजिए। आपको जो बचे हैं, शेष दिन जो बचे हुए हैं, अप्रोक्स 50 डे की हम जो बात करते हैं, उसको अच्छे तरीके से कवर करने का प्रयास किया। अभी भी समय नहीं बीता है, पिछले जितने भी आप स्टडी किए हैं उसको रिवाइज कर लीजिए, उतना से ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए फिर कल मिलते हैं नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।